जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे 25 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के टॉप 30 एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दतिया एयरपोर्ट इज विच नंबर ऑफ पब्लिक एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हमें ये बात पता चल गई कि दतिया एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे खोला गया है, ये मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गई। दतिया एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश का एयरपोर्ट है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे, मध्य प्रदेश में ये कौन सा नंबर का एयरपोर्ट है, दतिया एयरपोर्ट। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 8th और ऑप्शन डी 7th। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8th नंबर का ये पब्लिक एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश में, जिसका हाल में ही उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना है दतिया एयरपोर्ट कहाँ पे खोला गया है, तो ये दतिया मध्य प्रदेश में खोला गया है। कब इसको अप्रूवल मिला है, 22 फरवरी 2025 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव किया था दतिया एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को। और कौन कौन से पब्लिक एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश में, तो उससे पहले नंबर पे है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भोपाल में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है। राजमाता विंध्याराजे सिंधिया एयरपोर्ट टर्मिनल, ये ग्वालियर एयरपोर्ट में है, ग्वालियर में है। डुमना एयरपोर्ट या जबलपुर एयरपोर्ट जबलपुर में है। खजुराहो एयरपोर्ट खजुराहो में है। रीवा एयरपोर्ट रीवा में है और सतना एयरपोर्ट सतना में है। और 8वें नंबर का दतिया एयरपोर्ट आया है मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है और ये कोशिश करिएगा कि ये जो 6 7 8 एयरपोर्ट्स हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन आप याद रखें, स्पेसिफिकली जो कि नाम पे बेस्ड है। जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर जी नाम पे बेस्ड है, तो ये आप याद करिए। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद करिए। राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल ये याद रखिए। डुमना एयरपोर्ट याद रखिए। बाकी खजुराहो एयरपोर्ट तो खजुराहो में ही है। रीवा सतना दोनों रीवा और सतना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज पीएम किसान 19th इंस्टॉलमेंट। आपको बताना है पीएम किसान जो स्कीम है इसकी 19वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में जारी की है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पटना बिहार, ऑप्शन सी है भागलपुर बिहार या ऑप्शन डी है भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भागलपुर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 को। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। लघु और सीमांत किसानों को क्या दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है 6,000 की, जो कि 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती हैं, टोटल 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। ठीक है, 19वीं किस्त कब जारी की गई है, तो 24 फरवरी 2025 को जारी की गई है। कहाँ पे, भागलपुर बिहार में। ठीक है, भागलपुर बिहार में ये जारी की गई है। टोटल अमाउंट कितना ट्रांसफर किया गया है 19वीं किस्त में पीएम किसान की स्कीम के अंतर्गत, तो 22,000 करोड़ रुपए ये जारी किया गया है। कितनी बेनिफिशियरीज को, तो लगभग 9.8 करोड़ फार्मर्स को ये 19वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान की जाएगी। अमाउंट पर फार्मर हमने देखा 2,000। टोटल फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जब से ये स्कीम चलाई गई है तब से कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, तो 3.46 लाख करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है 2019 से, जब से ये स्कीम चलाई गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स। क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर नाम का इंडेक्स किस संस्था ने डेवलप किया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सही आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स। इसमें क्या पर्पज है, तो ये असेस करेगा एफिशिएंसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है स्कीम्स पे, जीडीपी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो उस कितना इफेक्टिव होता है, कितना सही से वो टारगेटेड स्पेंडिंग होती है, इसको असेस करेगा क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें 6 इंडिकेटर्स है, देख लेते हैं। कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो, ये बताएगा कि जीडीपी का कितना पैसा है, जीडीपी का कितना शेयर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहा है, कैपिटल डेवलपमेंट में जा रहा है। हायर रेशियो इंडिकेट्स बेटर एक्सपेंडिचर क्वालिटी। फिर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये कंपेयर करेगा
स्पेंडिंग ऑन सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज वर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट क्रिएशन। तो ये क्या कंपेयर करेगा, ये कंपेयर करेगा कि कितना जो है खर्चा सैलरी, पेंशन या सब्सिडीज या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो रहा है वर्सेस कितना खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हो रहा है, एसेट क्रिएशन में हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करेगा। इसमें क्या है, लोअर रेशियो इंडिकेट्स मोर फंड्स एलोकेटेड टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, लोअर रेशियो से क्या मतलब होगा, मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा, इस कैपिटल आउटले रेशियो हाई होगा। इसका ये मतलब है कि जो फंड्स हैं वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स को एलोकेट किए गए हैं। फिर नेक्स्ट इंडिकेटर जो है वो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो। इसमें क्या होगा, इसमें ये पता करा जाएगा कि कितनी स्पेंडिंग हो रही है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसका जो सिग्निफिकेंस ये है कि हायर रेशियो इंडिकेट करेगा इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर आप शिक्षा पे खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, अनुसंधान में खर्च करेंगे, तो क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। फिर जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज शेयर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट टोटल गवर्नमेंट जो का जो एक्सपेंडिचर है, सरकार का जो पूरा खर्चा है, उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का शेयर कितना है ये मेजर किया जाएगा। तो ये डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट सेक्टर्स होगा। इसमें क्या है, हायर शेयर इंडिकेट्स हायर स्पेंडिंग क्वालिटी। और लास्ट जो इंडिकेटर है वो है इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल एक्सपेंडिचर रेशियो। ये क्या बताएगा, कितना सरकार जो है इंटरेस्ट दे रही है अपने लोन्स पे। तो ये क्या बताएगा, फाइनेंशियल बर्डन कितना है पास्ट बोरोइंग्स का। तो लोअर रेशियो इंडिकेट्स बेटर फिजिकल हेल्थ एंड मोर फंड्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, कम रेशियो होने पे क्या पता चलेगा कि सरकार की जो फिजिकल हेल्थ है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्ट्रांग है और फंड्स ज़्यादा दिए जा सकते हैं डेवलपमेंट की ओर। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंडिकेटर्स याद रखने हैं और किसने डेवलप किया है आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेचुरल डिजास्टर रिसेंटली अफेक्टेड होंडुरास। तो होंडुरास जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वहां पे हाल में ही कौन सा डिजास्टर आया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है अर्थक्वेक, ऑप्शन बी है वॉल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा और ऑप्शन डी है सुनामी। सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा। तो हाल में अभी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा था होंडुरास में, क्योंकि होंडुरास में बहुत ही तगड़ा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसका नाम सारा है आया था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी ये स्टॉर्म रहा है सारा, जिसकी वजह से इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है होंडुरास को। होंडुरास की चर्चा करते हैं तो ये लोकेटेड है सेंट्रल अमेरिका में। आप ये मैप देख सकते हैं, ये है होंडुरास, इसको हम दूसरे से कर देते हैं, हाँ ये है, ये होंडुरास है जो आप देख रहे हैं, ये होंडुरास है, ये सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है, सेंट्रल अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। लैंड बॉर्डर्स ये शेयर करता है ग्वाटेमाला के साथ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ग्वाटेमाला है, ठीक है, और ये एल सल्वाडोर है। नॉर्थ वेस्ट में ग्वाटेमाला है, वेस्ट में एल सल्वाडोर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साउथ ईस्ट में है निकारागुआ। तो होंडुरास जो है देखिए आप मैप में 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट में है ग्वाटेमाला, वेस्ट में है एल सल्वाडोर और साउथ और ईस्ट में है निकारागुआ। वाटर बॉडीज की बात करें तो इस साइड है पैसिफिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, ईस्ट में है पैसिफिक ओशन और वेस्ट में है ईस्ट में है कैरेबियन ओशन, ईस्ट में है कैरेबियन ओशन या नॉर्थ में है कैरेबियन ओशन और साउथ में है पैसिफिक ओशन। ये बात हो गई वाटर बॉडीज की। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो मेजर रिवर्स यहाँ पे हैं पटुका और उलुआ। हाईएस्ट पीक है यहाँ पे माउंट लास मिनास। इंपॉर्टेंट है गल्फ जो है गल्फ ऑफ फोंसेका, जो कि शेयर किया जाता है एल सल्वाडोर, होंडुरास और निकारागुआ द्वारा। गल्फ ऑफ फोंसेका हम लोग नेक्स्ट मैप में देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा की, जो कहाँ पे आया है, जो होंडुरास में आया है। होंडुरास जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जो कि वेस्ट में बॉर्डर शेयर करती है ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर के साथ, साउथ और ईस्ट में निकारागुआ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, और होंडुरास की कैपिटल क्या है आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, उसको बहुत अजीब सी स्पेलिंग है लेकिन आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में होंडुरास की कैपिटल। ठीक है, वाटर बॉडीज नॉर्थ में हमने देखा कैरेबियन सी है, साउथ में पैसिफिक ओशन है। ये देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ फोंसेका है, आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट में गल्फ ऑफ फोंसेका, जो कि शेयर किया जाता है एल सल्वाडोर द्वारा, निकारागुआ द्वारा और होंडुरास द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 3 जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से याद रखनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या देखना था हम लोग को, बाकी तो सब हम लोग ने देख ही लिया था। यहाँ पे माउंट बोनिटो है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम लोग ने देख लिया है, वो है गल्फ ऑफ फोंसेका। ठीक है, गल्फ ऑफ फोंसेका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अ कमिटी टू फरवरी 2025 टू ट्रांसफॉर्म एम्स न्यू दिल्ली। एम्स नई दिल्ली के परिवर्तन के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस संस्था ने कमेटी का गठन किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑप्शन डी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने वीके पॉल की, डॉक्टर वीके पॉल की चेयरमैनशिप में एक कमेटी ऑर्गेनाइज की थी टू ट्रांसफॉर्म एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका गठन हुआ था फरवरी 2025 में। गवर्निंग बॉडी थी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, तो प्लान डेवलप करना, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एम्स नई दिल्ली को इनटू प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च। इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, तो चेयरपर्सन थे डॉक्टर वीके पॉल, जो कि मेंबर है नीति आयोग के। ठीक है, तो डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। किसके लिए, नई दिल्ली में जो एम्स है उसके परिवर्तन के लिए। उसको कैसे डेवलप करना है, उसको प्रीमियर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करना है फॉर मेडिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफिशियली अनाउंस्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर देश की प्रकृति परीक्षण अभियान। आपको बताना है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये किसने अनाउंस किया था ऑफिशियली, आपको ये बताना है आधिकारिक तौर पे कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है ए रिचर्ड विलियम्स स्टेनिंग, ऑप्शन बी है डेविड हैंसन, ऑप्शन सी है जॉनथन हॉल, ऑप्शन डी है पीटर डेविडसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिचर्ड विलियम्स स्टेनिंग ने अनाउंस किया था कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में क्या हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे देश का प्रकृति परीक्षण अभियान क्या है। तो ये कैंपेन है जिसको चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। ठीक है, याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। ठीक है, इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आयुर्वेद को प्रमोट करना बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट देयर यूनिक प्रकृति। मतलब आयुर्वेदिक के हिसाब से सब इंसानों की, सब व्यक्तियों की एक यूनिक बॉडी होती है, तो उसके बारे में एजुकेट करने के लिए लोगों को देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, इसमें आयुर्वेद को प्रमोट किया जाएगा। कैसे प्रमोट किया जाएगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी उनकी खुद के शरीर के बारे में। ठीक है, तो हमारे यहाँ शरीर को तो एक मंदिर ही समझा गया है ना, तभी आपको हाइजीन की, इतनी क्लीनलीनेस की, जब भी हमारे यहाँ कोई पूजा होती है, कोई इष्ट देवता हवन यज्ञ होता है, तो कितना हम लोग स्वच्छता पे ध्यान देके आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ स्वच्छता पे ध्यान देने का क्या मतलब है कि शरीर एक मंदिर है। ठीक है, शरीर एक मंदिर है और उसे मंदिर की तरह पूजे, साफ रखें, स्वच्छ रखें। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए देश का प्रकृति परीक्षण अभियान लॉन्च किया गया है जिसमें हर एक व्यक्ति को बताया जाएगा उसके आयुर्वेदिक शरीर के बारे में। और ये चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। लॉन्च किया गया था ये 29 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, आयुर्वेद डे पे लॉन्च किया गया था और पहला फेज अभी कंप्लीट हुआ है फरवरी 2025 में। कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में कंप्लीट किया गया और लगभग 1.5 करोड़ या 1 करोड़ नहीं 130 करोड़, अच्छा 1 करोड़, हाँ, ओवर 1.29 करोड़ जो लोग हैं इंडिविजुअल्स वहां पे पहुंचे थे कंप्लीट फेज 1 के कंप्लीशन के सेलिब्रेशन वेन्यू पे। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्या क्या अचीव किया गया है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में। तो सबसे पहले पहला ये रिकॉर्ड बना है कि मोस्ट प्लेजर्स फॉर हेल्थ कैंपेन इन 1 वीक। एक सप्ताह में सबसे ज्यादा बार शपथ ली गई है हेल्थ कैंपेन में, तो ये एक रिकॉर्ड बना है। दूसरे में क्या बना था, मोस्ट प्लेजेस फॉर अ हेल्थ कैंपेन इन 1 मंथ। पहले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बार शपथ ली गई, हेल्थ प्लेजेस ली गई। फिर दूसरे में क्या हुआ, दूसरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्या हुआ, 1 महीने में सबसे ज्यादा बार प्लेज ली गई। फिर क्या हुआ, मोस्ट प्लेजेस फॉर हेल्थ कैंपेन ओवरऑल सबसे ज्यादा शपथ लेने वाला जो हेल्थ कैंपेन बना है वो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान बना है। ठीक है, इसकी जानकारी किसने दी थी, रिचर्ड विलियम्स स्टेनिंग ने दी थी, जिसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। फोर्थ रिकॉर्ड क्या बना, लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ पीपल डिस्प्लेइंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट। इसमें लगभग 62,525 फोटोज थी जो कि एक ऑनलाइन फोटो एल्बम है। किसके लिए,
किसका डिजिटल सर्टिफिकेट था? तो जितने भी वॉलेंटियर्स थे देश के प्रकृति परीक्षण अभियान में, उन सबका फोटो एल्बम का, वॉलेंटियर्स का फोटो एल्बम था। साथ ही साथ लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो एल्बम ऑफ पीपल सेइंग द सेम सेंटेंस, ठीक है। तो 12,798 वीडियोज ऐसे फ्रेम किए गए थे, बनाए गए थे, क्रिएट किए गए थे, सेइंग द सेम सेंटेंस। तो ये कुछ 4-5 रिकॉर्ड्स बनाए गए थे देश की प्रकृति परीक्षण अभियान के कैंपेन में, जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एडजुडिकेटर कौन थे जिन्होंने अनाउंस किया था कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है? तो ये थे रिचर्ड विलियम्स स्टेनिंग। इसके बारे में क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 हेल्ड? तो 9वां संस्करण एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का कहाँ पे आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बेंगलुरु कर्नाटका, और ऑप्शन डी है पुणे महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था 9वां संस्करण एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का। 9वां संस्करण एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का कंडक्ट किया गया था, होस्ट किया गया था पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लिया वेन्यू क्या थी, पुणे इंटरनेशनल, पुणे महाराष्ट्र। दूसरी बात ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने आपस में कोलैबोरेट करके 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया था पुणे इंटरनेशनल सेंटर महाराष्ट्र में। डेट क्या थी, फरवरी 20 से फरवरी 22 2025 तक 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का जो है आयोजन किया गया था। थीम क्या थी इस एशियन इकोनॉमिक डायलॉग की 9वें संस्करण की, तो इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिजर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिजर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन थीम थी 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग की, जिसको आयोजित किया गया था पुणे में। किसने आयोजित किया था, ऑर्गेनाइज किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने मिलकर 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 20 फरवरी से 22 फरवरी 2025 के बीच पुणे में किया था, जिसकी थीम थी इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिजर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रैगमेंटेशन। की फोकस एरियाज थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, अफ्रीकन ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लू इकोनॉमी, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, एमएसएमई एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल 2025 हेल्ड? तो 51वां खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए ओडिशा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था 51वां खजुराहो डांस फेस्टिवल, ठीक है। याद रखना है 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल 20 फरवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया था खजुराहो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे स्पेशल अचीवमेंट हुई है, 139 आर्टिस्ट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है विद अ 24 आवर क्लासिकल डांस रिले मैराथन। क्लासिकल डांस का रिले मैराथन हुआ था जो कि परफॉर्म किया गया था 139 आर्टिस्ट द्वारा, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या था डांस का, तो 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकेंड ये जो डांस रिले था, क्लासिकल डांस का रिले था, वो चला था, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, इसको इनॉग्रेट किया था मोहन यादव जी ने। कौन कौन से क्लासिकल डांस परफॉर्म किए गए थे यहाँ पे, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईस्टर्न कमांड? आपको ये बताना है ईस्टर्न कमांड जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड या नॉर्दर्न कमांड या वेस्टर्न कमांड नहीं, ईस्टर्न कमांड कहाँ पे स्थित है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है शिलोंग, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में स्थित है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ईस्टर्न कमांड। अब ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश ने सेटअप किया है, एग्री किया है नई हॉटलाइन लॉन्च करने के लिए, ठीक है। नई हॉटलाइन लॉन्च करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश ने अग्रीमेंट साइन किया है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन बॉर्डर फोर्सेस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाए कि किन दो देशों ने आपस में नई हॉटलाइन स्टैब्लिश करने की एग्रीमेंट साइन की है। तो या तो आपसे ये पूछ लेगा कि इंडिया ने किसके साथ हाल में ही एक नई हॉटलाइन स्टैब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो कई ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इंडिया और बांग्लादेश ने अग्री किया है फॉर द लॉन्च ऑफ न्यू हॉटलाइन। हॉटलाइन क्या होती है, तुरंत के तुरंत कॉल हो जाती है, ठीक है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन बॉर्डर फोर्सेस। इफेक्टिव
कम्युनिकेशन बॉर्डर फोर्सेस के लिए नई हॉटलाइन इस्टेब्लिश की गई है। इसमें से कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं? तो इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईस्टर्न कमांड कोलकाता वेस्ट बंगाल की अथॉरिटी इन्वॉल्व थी, और एडीजी ऑफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ढाका बांग्लादेश इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि कौन सी इंडियन अथॉरिटी इन्वॉल्व थी नई हॉटलाइन के सेटअप करने में, लॉन्च करने में। तो ये कौन इन्वॉल्व थे? एडिशनल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईस्टर्न कमांड, जो कि कोलकाता में स्थित है, वो इन्वॉल्व थे। कॉन्फ्रेंस का क्या नाम है जहां पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया था? 55th डीजी लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस। ये 18 से 20 फरवरी 2025 में कहाँ पे हुई थी? बीएसएफ हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था दलजीत सिंह ने, जो कि डायरेक्टर जनरल है बीएसएफ के। बांग्लादेश की तरफ से मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी जी थे, डीजी ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लेंथ की बात करें, सबसे ज़्यादा जो लंबा बॉर्डर है हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ, वो है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर्स का है। ठीक है, याद रखना है 4096 किलोमीटर्स का है। कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ? तो असम करती है, त्रिपुरा करती है, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अनफेंस्ड बॉर्डर की लेंथ कितनी है? तो लगभग जो 864 किलोमीटर का बॉर्डर है 4096 किलोमीटर में, वो अनफेंस्ड है। अनफेंस्ड है, इसी की वजह से क्या होता है, कई बार कितनी स्मगलिंग होती है, कैटल स्मगलिंग होती है, आर्म्स स्मगलिंग होती है, तो इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईस्टर्न कमांड कोलकाता ने क्या किया है? एग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ। इसके अंतर्गत नई हॉटलाइन को लॉन्च किया जाएगा फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन बॉर्डर फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वन आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड एट ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2024? ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2024 में किस संस्था को आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन को सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड से ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2024 में। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड दिया गया है? आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड का सम्मान दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे? ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2024 में। किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को। इनका क्या इनोवेशन था जिसके लिए इनको आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है? तो इन्होंने सोलर पावर ट्राई साइकिल बनाई है। ठीक है, सोलर पावर ट्राई साइकिल बनाने के लिए क्या हुआ है, इनको सम्मान मिला है आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड का एट ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अवार्ड प्रेजेंट किया था ब्रिक्स पार्टनर इनोवेशन सेंटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि किसके लिए मिला है, सोलर पावर ट्राईसाइकिल के लिए मिला है। किसको मिला है? आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन को मिला है। कौन सा अवार्ड? आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड। किसने दिया है? ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2024 में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रनर अप इन मेंस सेक्शन ऑफ 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप? आपको बताना है कि एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में रनर अप कौन रहा है, सेकंड प्लेस पे कौन रहा है, द्वितीय स्थान पे कौन रहा है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है अमीर सरकोश, ऑप्शन सी है नारातुनिया बयारसखान और ऑप्शन डी है जिहाओ डोंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमीर सारकोश। अमीर सारकोश जो ईरान से खेलते हैं, इनको हरा के इंडिया के पंकज आडवाणी जी ने 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। ठीक है, याद रखना है पंकज आडवाणी जो कि इंडिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। अमीर सरकोश जो कि ईरान से आते हैं, इनको हरा के ये खिताब जीता है। ऑर्गेनाइजर कौन था इस खिताब का? एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन थी, कहाँ पे ये खेला गया था? तो कतर में ये खेला गया था। कतर की कैपिटल है दोहा कतर में आयोजित किया गया था 2025वां एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, जिसको जीता है पंकज आडवाणी जी ने। किसको हरा के जीता है? तो अमीर सरकोश को हरा के जीता है, जो कि ईरान से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द विमेंस टाइटल एट 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप? 2025 के एशियन स्नूकर चैंपियनशिप खिताब में किस महिला ने खिताब जीता है, आपको ये बताना है। विमेन का टाइटल किसने जीता है 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में? आपके ऑप्शन है नेग ओन ये, ऑप्शन बी है अमी कमानी,
ऑप्शन सी है रेयान इवांस और ऑप्शन डी है नारंतुया बयार साई खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नारातुनिया सई बयार सई खान जो है मंगोलिया से आती हैं, जिन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप विमेंस टाइटल जीता है 2025 का। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है नेग ऑन यू को, जो कि हांगकांग चाइना से खेलती है। ठीक है, मेंस अंडर 2021 चैंपियन की बात करें तो ये है शाहीन सब्जी। शाहीन सब्जी ईरान से आते हैं और इन्होंने मेंस अंडर 2021 चैंपियनशिप जीती है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप की। मेंस अंडर 21 रनर अप की बात करें तो ये है जिहाउ डोंग, जो कि चाइना से आते हैं। तो शाहीन सब्जी ने जिहाउ डोंग को हरा के मेंस अंडर 21 चैंपियनशिप जीती थी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप की। विमेन में कौन चैंपियन रहा है? विमेन सेक्शन में चैंपियन रही है नारंतुया बयार साई खान, जो कि मंगोलिया से आती है। इन्होंने ये खिताब एंग यू ई को हरा के जीता था, जो कि हांगकांग चाइना से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज मायाधर राउत एसोसिएटेड विद। आपको बताना है मायाधर राव का जो है संबंध किस डांस फॉर्म से था, आपको ये बताना है। ठीक है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज मायाधर राउत एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है आपके ए कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिसी से इनका एसोसिएशन था मायाधर राव जी का, जिनका हाल में ही निधन हो गया है। इनको फादर ऑफ ओडिसी डांस भी कहा जाता था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है मायाधर राउत जी। ठीक है, मायाधर राव जी क्या है? ये एक ओडिसी डांस परफॉर्मर थे और इनको फादर ऑफ ओडिसी डांस भी कहा जाता है। ठीक है, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। किताब या पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक या लेखिका कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है झुंपा लहरी, ऑप्शन सी है नमिता गोखले और ऑप्शन डी है किरण देसाई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नमिता गोखले जी की किताब है जो हाल में ही पब्लिश की गई है, जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। याद रखिएगा, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसकी बुक है? तो ये है नमिता गोखले जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व्ड। सेंट्रल एक्साइज डे केंद्रीय आबकारी दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 23 फरवरी, ऑप्शन बी है 24 फरवरी, ऑप्शन सी है 25 फरवरी और ऑप्शन डी है 22 फरवरी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 फरवरी को हर वर्ष सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना है, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ज्वाइन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एज गेस्ट इन फरवरी 2025। किस कंट्री ने ज्वाइन किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एज गेस्ट इन फरवरी 2025। गेस्ट के तौर पे किस कंट्री ने, किस देश ने ज्वाइन किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को। ऑप्शन ए है कीनिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है मालदीव्स। सही आंसर है ऑप्शन ए कीनिया। तो केनिया ने ज्वाइन किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एज गेस्ट इन फरवरी 2025। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लेनरी मीटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 19 से 21 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की गई थी। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है FATF की प्लेनरी मीटिंग कहाँ हुई है। ये 19 से 21 फरवरी 2025 पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। किसकी प्रेसिडेंसी में? कौन प्रेसिडेंट है FATF का? तो एलिजा डे आंडा मड्राजो, ये मेक्सिको से आती हैं, जो कि FATF के क्या है? प्रेसिडेंट है। इनकी प्रेसिडेंसी में FATF की प्लेनरी मीटिंग 19 से 21 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। इनका जो कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 तक चलेगा। ठीक है, FATF वीक स्टार्ट डे कब हुआ है? तो 17 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट हुआ है। गेस्ट ज्यूरिसडिक्शन किसको किसको इनवाइट भेजा गया था? तो केनिया ज्वाइंड FATF एज गेस्ट ज्वाइनिंग केमन आइलैंड एंड सेनेगल। तो केमन आइलैंड और सेनेगल को अक्टूबर 2025 में एज अ गेस्ट ज्वाइन कराया गया था FATF। हाल में कीनिया ने ज्वाइन किया है एज गेस्ट टू FATF। रशिया का क्या मेंबरशिप स्टेटस है? तो रशिया हैज बीन सस्पेंडेड सिंस फरवरी 2024 ड्यू टू सैंक्शंस इवेजन कंसर्न्स। ठीक है, तो याद रखना है रशिया की जो मेंबरशिप है वो क्या है? अभी सस्पेंडेड है। नए FATF के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मिस्टर जाइल थॉमसन। मिस्टर गाइल्स थॉमसन जो है यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है एज नया FATF वाइस प्रेसिडेंट। और ये रिप्लेस करेंगे किसको? मिस्टर जेरेमी वेल कनाडा से आते हैं, जो इनको रिप्लेस करेंगे ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या काम होता है? तो ये
मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को रोकने का काम करता है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या काम है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग और जो भी ऐसी ब्लैक मनी वाली गतिविधियां हो रही हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको रोकने में ये एक तरीके का एक गठन है, एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसमें क्या होता है, आपस में मेंबर कंट्रीज जो होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि स्मगलिंग एक्टिविटीज़, ब्लैक मनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कर्व किया जा सके। जो FATF के रेगुलेशंस को मान लेते हैं वो ठीक कंट्रीज रहते हैं, नहीं तो बाकी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है देखते हैं। तो ब्लैक लिस्ट में है नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेपन्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। प्रोलिफरेशन मतलब बहुत तेजी से वेपन्स यहाँ पे इकट्ठा किए जा रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। ठीक है, लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस है उसमें म्यांमार ने बहुत ढिलाई रखी है, लिमिटेड प्रोग्रेस अचीव की है। इसलिए क्या है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज वर एडेड टू FATF ग्रे लिस्ट इन February 2025। अब यहाँ पे ग्रे लिस्ट के बारे में पूछा है। अभी हम लोग ने चर्चा की थी ब्लैक लिस्ट के बारे में, यहाँ पे ग्रे लिस्ट के बारे में पूछा है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती है जिनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही हाई स्क्रूटनी में रहती हैं कि उनके देश में कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जिनकी वजह से स्मगलिंग हो, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही हो या जिसकी वजह से ब्लैक मनी जनरेट हो रहा हो। तो ग्रे लिस्ट, एक तो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज होती है जो कि पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड होती हैं। ग्रे लिस्ट जो जिन्होंने ये दिखाया होता है कि हम काम करना चाहते हैं पर जिनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो कौन सी नई कंट्रीज को ऐड किया गया है FATF की ग्रे लिस्ट में, आपको ये बताना है। ऑप्शन है नेपाल एंड लाओ, ऑप्शन बी है म्यांमार एंड ईरान, ऑप्शन सी है फिलीपींस एंड येमेन और ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल एंड लाओ जो है ये कंट्रीज को क्या किया गया है, ऐड किया गया है ग्रे लिस्ट में, क्योंकि इनके यहाँ स्ट्रैटेजिक डिफिशियंसीज है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क में स्ट्रेटेजिक डिफिशियंसी होने की वजह से लाओ और नेपाल को ऐड किया गया है ग्रे लिस्ट में। रिमूव किसको किया गया है ग्रे लिस्ट से? तो फिलीपींस को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली एड्रेस किया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को, इट्स एक्शन प्लान, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल सुपरविजन, कसिनो रेगुलेशंस एंड TF इन्वेस्टिगेशंस। तो इस वजह से इनको ग्रे लिस्ट से फिलीपींस को हटा दिया गया है। कुछ अदर मॉनिटर जुरिसडिक्शन है, ये आप देख लीजिएगा। डिफर्ड रिपोर्टिंग जुरिसडिक्शन है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस याद रखना है ग्रे लिस्ट में कौन ऐड किया गया है और ग्रे लिस्ट से कौन रिमूव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज रिसीव्ड प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड इन 2025। किन दो देशों को प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए इंडिया एंड UAE, ऑप्शन बी है USA एंड जापान, ऑप्शन सी है इंडिया एंड मोरक्को और ऑप्शन डी है जर्मनी एंड फ्रांस। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया और मोरक्को को सम्मानित किया गया है प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड 2025 से। तो कौन कौन रेसिपिएंट रहे हैं इस अवार्ड के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किंगडम ऑफ मोरक्को। कहाँ पे ये दिया गया था? तो चौथे मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी जो कि मैराकेश मोरक्को में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे इन दो कंट्रीज को इस प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस फोर्थ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी की थीम क्या थी? तो कमिट टू लाइफ थी थीम, कमिट टू लाइफ। ऑर्गेनाइजर्स कौन थे? आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो किंगडम ऑफ मोरक्को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फोर्थ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी आयोजित किया गया था मैराकेश, जो कि मोरक्को की कैपिटल है, वहां पे। इसकी थीम थी कमिट टू लाइफ। इस सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है, इंडिया और मोरक्को को सम्मानित किया गया है माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड सौरभ घोषाल डिफीट इन द फाइनल ऑफ ऑक्टेन सिडनी क्लासिक। ऑक्टेन सिडनी क्लासिक के फाइनल में सौरभ घोषाल ने किसको हरा के ऑक्टेन सिडनी क्लासिक का खिताब जीता है, आपको ये बताना है। सौरभ घोषाल स्क्वॉश प्लेयर है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राइस जावलिंग, ऑप्शन बी है किजान सुल्ताना, ऑप्शन सी है मिनुआ ली और ऑप्शन डी है अब्दुल रहमान नसीर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल रहमान नसीर को हरा के सौरभ घोषाल ने ऑक्टेन सिडनी क्लासिक का फाइनल जीत लिया है। ठीक है, याद रखना है ये स्क्वॉश टूर्नामेंट था जो कि सौरभ घोषाल जी ने जीत लिया है। स्क्वॉश प्लेयर है ये, इंडिया के प्लेयर हैं सौरभ घोषाल, स्क्वॉश प्लेयर। इन्होंने ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब जीत लिया है, याद रखिएगा।
और किसको हरा के जीता है? तो अब्दुल रहमान नसीर को हरा के ये खिताब जीता है। इनकी प्रीवियस रैंक थी वर्ल्ड नंबर 10 की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सौरभ घोषाल सबसे पहले तो स्कॉश प्लेयर है, ये याद रखिए। कौन सा खिताब इन्होंने जीता है? ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 का अवार्ड जीता है। किसको हरा के? अब्दुल रहमान नसीर को हरा के ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल आईपीओज वर लॉन्च्ड इन इंडिया 2024? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कितनी लॉन्च की गई थी इंडिया में 2024 में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 220, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 305 और ऑप्शन डी है 268। तो 268 टोटल आईपीओ लॉन्च किए गए थे इंडिया में 2024 में, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। तो इंडिया इमर्ज्ड एज टॉप आईपीओ मार्केट इन 2024। तो भारत में सबसे ज़्यादा आईपीओ लॉन्च किए गए थे 2024 में, और ये लगभग 23%, पूरी दुनिया का 23% जो है वो इंडिया का आईपीओ लॉन्च कराया गया था, और जिसकी वैल्यू है, जिसकी वर्थ है 19.5 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है, तो 23%, पूरे ग्लोबल आईपीओ का 23% जो है वो भारत से इमर्ज हुआ था, जिसकी लगभग वैल्यू है 19.5 बिलियन डॉलर्स। तो टोटल आईपीओ आए थे 268 आईपीओ। ठीक है, 268 आईपीओ आए थे 2024 में। लार्जेस्ट आईपीओ था हुंडई मोटर्स इंडिया का, और ग्लोबल रैंक क्या है हुंडई मोटर्स आईपीओ की? तो ये सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ है ग्लोबली इन 2024। हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ था उसकी वैल्यू थी 27,870 करोड़ या 3.31 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 इन भोपाल मध्य प्रदेश? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 जो भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहन यादव जी ने, ऑप्शन बी है अमित शाह जी ने, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी जी ने, और ऑप्शन डी है नितिन गडकरी जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल मध्य प्रदेश में जो आयोजित किया जा रहा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड अलोंग वेस्ट बंगाल कोस्ट लाइन इन 2025? तो 2025 में सागर कवच कहाँ पे आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में। ऑप्शन ए है मार्च 12 2025 को आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन बी है जनवरी 15 से 17 2025, ऑप्शन सी है फरवरी 21 से 22 2025, और ऑप्शन डी है 5 और 6 अप्रैल 2025। सही आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी 21 और 22 2025 को आयोजित किया गया था सागर कवच। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ये आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना है सागर कवच कहाँ पे आयोजित किया गई है, सागर कवच एक्सरसाइज, तो ये वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में किया गया है। किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड रीजनल मीटिंग ऑफ पावर सेक्टर 2025? रीजनल मीटिंग ऑफ पावर सेक्टर 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ए मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था रीजनल मीटिंग ऑफ पावर सेक्टर 2025। इसको चेयर किया गया था मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सी की रिपोर्ट रिलीज हुई थी, 13 इंटीग्रेटेड रेटिंग्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। तो आपको याद रखना है रीजनल मीटिंग ऑफ पावर सेक्टर जो है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, 20 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसको चेयर किया गया था मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। इसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए थे, तो ध्यान देना है। इसमें फर्स्ट रैंक जो मिली थी वो अदानी इलेक्ट्रिकल मुंबई को मिली थी